आपने देखा कि किस प्रकार बहुत सारे मायनों में समता अंश जो है वो पूर्वाधिकार अंशों से भिन्न है। अब आइए हम जानते हैं स्कंध यानी कि स्टॉक के बारे में। साधारण बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं तो जैसे ही हम स्कंध की बात करते हैं, स्टॉक की बात करते हैं, तो अब तक जो हमने स्टॉक या स्कंध के बारे में जाना है, हमारे मन में एक ऐसी धारणा बनती है कि गोडाउन में जो बचा हुआ माल है वो स्कंध है, वो स्टॉक है। लेकिन जब हम अंशों के बारे में बात करते हैं, अंशों के स्कंध, अंशों के स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो वास्तव में ये वो अंश होते हैं जिन पर याचित राशि का पूरा भुगतान किया जा चुका है। एक उदाहरण से इसको हम अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने 1000 शेयर 10 रुपये प्रति शेयर से इशू किए, निर्गमित किए। अब 1000 अंशों पर ये जो 10 रुपये है, ये जैसे कि पहले भी हमने जाना कि ये जो 10 रुपये है वो पूरा का पूरा एक साथ नहीं मिलेगा। मान लीजिए इसमें से 3 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रथम याचना पर और 3 रुपये द्वितीय याचना पर देय हैं। अब अगर इन 1000 अंशों पर पूरी की पूरी 10 रुपये की राशि आवेदन की भी, आवंटन की भी, प्रथम याचना की भी और द्वितीय याचना की भी अगर एक साथ प्राप्त हो जाती है तो इस 1000 अंश पर कुल मिलाकर 10,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो अंश कहलाएंगे ये हमारे स्टॉक यानी कि स्कंध कहलाते हैं। यानी सीधे साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि अंशों पर जब संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाती है तो वही अंश स्कंध यानी कि स्टॉक का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरा, अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो हम देखते हैं कि इनकी कुछ ऐसी विशेषताएं होती है कि इन्हें बाद में जब इनसे सारी रकम इकट्ठा हो जाती है, तो जब ये स्कंध बन जाते हैं तो बाद में भी हम इस पूरी राशि को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं इस पूरी राशि को, और साथ ही साथ अंशों की रकम को हस्तांतरित भी किया जा सकता है। अब आइए हम देखते हैं कि वास्तव में अंश क्या है और स्कंध क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आपने देखा कि स्कंध और अंशों में क्या अंतर है। अब अगर हम बात करें कंपनी के निर्माण की, कंपनी क्या है ये हमने इस अध्याय के प्रारंभ में ही जाना, लेकिन वास्तव में इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे स्थापित होती है, तो इस पर अगर हम एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि कंपनी का जो प्रवर्तक होता है, जो प्रमोटर होता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको वैधानिक रूप से नियुक्त कर दिया जाता है कि आप कंपनी को प्रमोट करेंगे, स्थापित करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, वो व्यक्ति कंपनी का प्रमोटर यानी कि प्रवर्तक कहलाता है। वो ही पूरी प्रक्रिया के अनुसार कंपनी का निर्माण करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कंपनी का जो प्रवर्तक होता है वो इसे वैधानिक स्वरूप प्रदान करता है और इसके लिए वो पंजीयन कराता है कंपनी का। कंपनी के जो आवश्यक प्रलेख होते हैं वो कंपनी के रूप में एक रजिस्ट्रार, कंपनी के रजिस्ट्रार का जो कार्यालय है वहाँ पर उन सभी प्रलेखों को वो ले जाकर जमा करता है सीधे साधारण शब्दों में, और उसके बाद वहाँ से कंपनी का निर्माण होता है। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रलेख होते हैं जिनको ले जाकर वो रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत करता है। तो इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रलेख होता है वो होता है पार्षद सीमा नियम। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रलेख होता है वो होता है पार्षद अंतर नियम। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रलेख होता है वो होता है संचालकों की सूची। उसके बाद संचालकों के लिखित सहमति की वो योग्यतांश लेने के लिए तैयार है, कंपनी के निर्माण के लिए तैयार है। और प्रबंध अभिकर्ता जो है, कंपनी का जो एजेंट है, साथ में सचिव है, जो कोषाध्यक्ष है, इनके साथ जो अनुबंध किए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, उसका लिखित विवरण प्रस्तुत करना होता है और साथ में एक वैधानिक घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। वास्तव में वही वैधानिक घोषणा पत्र होता है जिसके अंतर्गत ये घोषणा की जाती है कि ये कंपनी के समामेलन यानी प्रारंभ के संबंध में जो कार्यवाही है वो पूरी की जा चुकी है। तो ये कुछ दस्तावेज होते हैं जिनके बारे में हम आगे और विस्तार से जानेंगे। यही वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें लिखित नियमों और शर्तों के आधार पर कंपनी अपना आगे का जो संचालन संबंधी पूरा का पूरा कार्य है वो करती है।
अब अगर हम बात करें कि किस तरह इनको प्रस्तुत किया जाता है और उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन पूरे प्रपत्रों को जब रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो प्रवर्तक जो होता है वो कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो इस चीज़ का प्रमाण, इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है कि अब वो कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। साथ ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समामेलन के बाद ही कंपनी अपना प्रारंभ कार्य जो है वो कंपनी का वो प्रारंभ कर सकती है। जब तक उसको पंजीयन कार्यालय से समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है तब तक कंपनी अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर सकती। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो इसके बाद कंपनी अपने अंशों और ऋण पत्र को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है, ताकि जब जनता से उसको पूंजी मिल जाएगी अंशों के विक्रय से तो फिर वो अपना कार्य आगे का प्रारंभ करेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये देखना होता है कि जब वो पूंजी निर्गमित करती है, जब वो शेयर्स निर्गमित करती है पूंजी एकत्र करने के लिए, तो सबसे पहले उसको अपना प्रविवरण जारी करना होता है, प्रॉस्पेक्टस जारी करना होता है, जिसके अंतर्गत सारी जानकारी दी जाती है कि वो कौन सी कंपनी है, कितने शेयर इशू करना चाहती है, एक शेयर जो है वो कितने रुपए का है, इस तरह की जो संपूर्ण जानकारी होती है उसको वो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कंपनी को अपने अंशों को निर्गमित करना होता है तो सबसे पहले वो प्रविवरण निर्गमित करती है, यानी कि प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। ये प्रॉस्पेक्टस एक लिखित दस्तावेज है, एक लिखित रूप में इस तरह से जानकारी इसमें दी जाती है कि कंपनी अपने कितने शेयर इशू करना चाहती है, कितने अंशों को वो निर्गमित करना चाहती है, एक अंश का मूल्य कितना होगा और किस प्रकार से वो उस पर याचना की राशि और आवेदन की राशि और आवंटन की राशि को वो मांग करेगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रविवरण के आधार पर आवेदन आते हैं तो फिर कंपनी ये देखती है कि किन किन अंशधारियों को अंशों का आवंटन करना है और किन को नहीं करना है, और इस आधार पर वो अंशों का आवंटन करती है और उसके बाद फिर धनराशि जो है वो प्राप्त करती है और आगे का संचालन का कार्य प्रारंभ करती है। अब आइए देखते हैं कि वास्तव में वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रलेख हैं जिनको कि प्रवर्तक कंपनी के रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करता है जबकि उसे कंपनी को प्रारंभ करना होता है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, प्रलेख है, वो होता है पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम वास्तव में अगर देखा जाए तो कंपनी का सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसके अंतर्गत उन सभी बातों को लिख दिया जाता है जो कंपनी से संबंधित होते हैं या कंपनी के कार्य क्षेत्र या उसके अधिकार की सीमाओं को निर्धारित करती हैं। इसके साथ ही इसके अंतर्गत कंपनी की उन सभी नियमों का वर्णन किया जाता है जिनको ध्यान में रखते हुए कंपनी का संचालन किया जाएगा। वास्तव में अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य अंशधारी, ऋणदाताओं और लेनदार और उनसे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनको वास्तव में कंपनी के अधिकार, कंपनी के कार्य क्षेत्र और कंपनी के कार्य क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उनसे अवगत कराना होता है। साथ ही पार्षद सीमा नियम को क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है और इसके अंतर्गत उसके कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है, तो यही कारण है कि इसको कंपनी का उद्देश्य पत्र भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें पार्षद सीमा नियम की विशेषताओं की, तो विशेषताओं के आधार पर हम पार्षद सीमा नियम को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इसकी सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आधारभूत और महत्वपूर्ण प्रलेख है। वास्तव में इसमें जो कार्य क्षेत्र और सीमाएं निर्धारित की जाती हैं वो एक आधार बनती है जिसको ध्यान में रखते हुए आगे का जो कार्य है कंपनी का वो प्रारंभ किया जाता है। दूसरा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र की सीमा को निश्चित करता है। प्रत्येक कंपनी के अपने अपने कुछ कार्य क्षेत्र की सीमाएं होती हैं। अगर हम बात करें अंशों के निर्गमन की, तो उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं कि किस मूल्य तक के अंश वो निर्गमित कर सकता है। पूंजी से संबंधित बात करें या कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति या संचालकों की नियुक्ति से संबंधित सभी की अपनी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। वास्तव में ये जो प्रलेख होता है पार्षद सीमा नियम इन्हीं निश्चित सीमाओं का वर्णन करता है।
तीसरी इसकी विशेषता कही जा सकती है कि बाह्य व्यक्तियों से संबंध निश्चित करता है। वास्तव में कंपनी के बाहरी व्यक्तियों को ये बताता है कि कंपनी के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनका कार्यक्षेत्र कहाँ तक सीमित है। और साथ ही साथ इसमें कंपनी के अंशधारियों के दायित्व भी स्पष्ट कर दिए जाते हैं। वास्तव में कंपनी के जो अंशधारी होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो उनके द्वारा खरीदे गए अंशों तक सीमित होता है, लेकिन वो सीमा क्या होगी वो पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत तय की जाती है। ठीक इसी तरह पार्षद सीमा नियम के बाहर किया गया प्रत्येक कार्य व्यर्थ होता है, क्योंकि ये किए गए कार्य की सीमा को निर्धारित कर देता है। इसकी सीमा से बाहर जो किए गए कार्य होते हैं उसके लिए कंपनी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होती है। यही कारण है कि अगर इसके अंतर्गत जो निर्धारित सीमाएं दी गई हैं उसके बाहर अगर कोई कार्य करता है तो वो पूर्ण रूप से व्यर्थ या कंपनी के दृष्टिकोण से वो अवैध मान लिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इसमें जब इसका निर्माण किया जाता है तो बहुत सावधानी से कंपनी की स्थिति को, कंपनी की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण किया जाता है, क्योंकि इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो ये था कंपनी का पहला महत्वपूर्ण प्रलेख, पार्षद सीमा नियम। अब अगर हम कंपनी के दूसरे महत्वपूर्ण प्रलेख की बात करें तो ये है पार्षद अंतर नियम। वास्तव में पार्षद अंतर नियम के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपनी के आंतरिक व्यवस्था से संबंधित जो नियम होते हैं उसको प्रदर्शित करता हुआ एक प्रलेख होता है, और इसके अंतर्गत कंपनी के जो अधिकारी होते हैं, जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं, उनके कर्तव्य और अधिकार निर्धारित कर दिए जाते हैं। यानी कि ये कर्तव्य और अधिकारों की सीमा को बताता है, किस किस नियम के अंतर्गत वो कार्य करेंगे, किस हद तक उनको कर्तव्य उत्तरदायित्व उनका बनता है, कितना उनको अधिकार प्राप्त है, इन सारी चीज़ों को निर्धारित करता है। साथ ही इसमें हम ये देखते हैं कि अंशों के निर्गमन और हस्तांतरण से संबंधित जो नियम है वो इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। पहले भी हमने संक्षिप्त में देखा कि किस प्रकार अंशों का जो निर्गमन होता है वो पूरी प्रक्रिया के अनुसार होता है। तो क्या नियम होंगे अंशों के निर्गमन के, और अगर हस्तांतरणीय अंश हैं, ट्रांसफ़र योग्य है अंश, तो हस्तांतरण करते समय किसी अंशधारी को कौन कौन से नियम फॉलो करने होंगे, इसका एक विस्तृत विवरण जो है वो पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत दिया जाता है। अब अगर हम बात करें तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी अगर चाहे तो अपने ये जो पार्षद अंतर नियम है इसके बिना भी वो कार्य कर सकती है, ऐसी उसको छूट दी जाती है। लेकिन अगर उसने पार्षद अंतर नियम का निर्माण नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन में उसको कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो सारणी आ है उसमें जो दिए गए नियम है उसको फॉलो करते हुए कंपनी के संचालन का काम करना होगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी देखी जाती है कि ये एक क्योंकि महत्वपूर्ण प्रलेख है, कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसके अधीन रहकर कंपनी को कार्य करना है, तो जब भी इस प्रलेख का निर्माण होता है तो कंपनी के जो अधिकारी होते हैं, जो संचालक मंडल होते हैं, उनका इसमें हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, तो विशेषताओं के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कि एक तो कंपनी के आंतरिक संगठन और प्रबंध व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के जितने भी नियम हैं, जिनके अकॉर्डिंग कंपनी का मैनेजमेंट होगा, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी का संचालन होगा, इस सभी नियमों का विस्तृत विवरण इसके अंतर्गत दिया रहता है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी विशेषता है ये कि इसको बनाना अनिवार्य नहीं है। जैसे कि हमने इसके मीनिंग में देखा, इसके अर्थ में हमने देखा कि बनाना अनिवार्य नहीं है, अगर बनाया जाए तो कंपनी के लिए बेहतर होगा, लेकिन किसी कारणवश अगर ना बनाया जाए तो कंपनी अधिनियम की सारणी आ के अंतर्गत जो भी नियम दिए गए हैं पार्षद अंतर नियम के विकल्प में, उन सभी को फॉलो करना कंपनी के लिए ज़रूरी होगा। एक और इसकी विशेषता देखने को मिलती है कि ये जो पार्षद अंतर नियम है ये क्रमानुसार, एक क्रम के अनुसार बहुत सारे अनुच्छेद और धाराओं में बटा हुआ है और उसके अंतर्गत ही इसके नियमों का निर्माण किया गया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार हमने देखा कि पार्षद सीमा नियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन पार्षद अंतर नियम में ये परिवर्तन किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हम जैसे कि हमने देखा कि पार्षद सीमा नियम जो है वो कंपनी का पहला और महत्वपूर्ण प्रलेख कहलाता है।
तो पार्षद अंतर्नियम जो है वो कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख कहलाता है। तो ये तो थे पार्षद अंतर्नियम के विशेषताएं। हमने कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेखों में पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर्नियम को जाना। अब कंपनी का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है वो होता है प्रविवरण, यानी कि प्रोस्पेक्टस। तो क्या है प्रविवरण? इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब भी कंपनी स्थापित होती है और संचालन का कार्य प्रारंभ करती है तो सबसे पहले उसको ज़रूरत होती है पैसे की, यानी कि पूंजी की। पूंजी एकत्र करने के लिए कंपनी क्या करती है? अंशों का निर्गमन करती है। तो जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो पहली प्रक्रिया जो होती है वो होती है प्रोस्पेक्टस इशू करने की, यानी कि प्रविवरण निर्गमित करने की। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्रविवरण एक ऐसा विवरण है जिसमें प्रवर्तक जो होता है, कंपनी का प्रमोटर, जिसे कि कंपनी को चालू करने का प्रभार दिया जाता है, कार्यभार जिसको सौंपा जाता है, वो एक लिखित जो होता है आवेदन वो जनता को के सामने प्रस्तुत करता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जनता को आमंत्रित करता है अपने कंपनी के अंशों को खरीदने के लिए। तो इस तरह से एक लिखित दस्तावेज होता है जिसे प्रविवरण या प्रोस्पेक्टस के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी में ये जो प्रविवरण होता है वो वास्तव में कंपनी की स्थापना की सूचना भी जनता को देता है। अब क्योंकि वो अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित कर रहा है, यानी कि कुल मिलाकर वो ये बताना चाह रहा है कि कंपनी प्रारंभ हो चुकी है और अगर आप चाहें तो उस कंपनी के अंशों को खरीद कर उस कंपनी के अंशधारी बन सकते हैं। तो एक प्रकार से सूचना का कार्य करता है। अगला एक बिंदु ये भी बताता है कि कंपनी जो है वो धन का विनियोग करने की जो शर्तें हैं, जब भी कोई कंपनी अंश बेचती है तो वो बहुत सारी शर्तों को जनता के सामने रखती है, और अगर जिन व्यक्तियों को वो शर्तें जो है वो मंजूर होती हैं वो उस कंपनी के अंशों को खरीदते हैं। तो कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि प्रविवरण के द्वारा कंपनी जिन अंशों का निर्गमन करती है उससे संबंधित जो नियम है, वो शर्तें हैं, उनसे वो जनता को अवगत कराती है। साथ ही कंपनी के जो सदस्य, कंपनी के जो संचालक होते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रविवरण में जो बातें दी गई हैं, कंपनी से संबंधित जो नियम और शर्तें दिए गए हैं, वो सत्य हो, इस बात की जिम्मेदारी संचालकों के ऊपर होती है। इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो प्रविवरण एक पहला स्टेप होता है जब कोई कंपनी अंशों के निर्गमन के लिए आगे बढ़ती है, और साथ साथ कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख भी होता है। अगले महत्वपूर्ण प्रलेख की बात करें तो वो होता है स्थानापन्न प्रविवरण। कई बार किसी कारणवश कंपनी प्रविवरण निर्गमित नहीं कर पाती है अंशों को बेचने से पहले, तो ऐसी कंडीशन में प्रविवरण के स्थान पर एक स्थानापन्न प्रविवरण निर्गमित करके, यानी हम कह सकते हैं कि ये प्रविवरण जो स्थानापन्न प्रविवरण जो है वो मुख्य प्रविवरण का एक संक्षिप्त रूप या संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करता है। तो मुख्य प्रविवरण के स्थान पर स्थानापन्न प्रविवरण का निर्गमन कंपनी के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसमें लगभग उन सभी बातों का उल्लेख होता है जो कि मुख्य प्रविवरण के अंतर्गत किया जाता है। भले ही संक्षेप में किया जाए, लेकिन सभी बिंदुओं का उल्लेख किया जाना जरूरी होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से प्रविवरण में संचालकों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, वैसे ही स्थानापन्न प्रविवरण में भी संचालकों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि प्रविवरण के अंतर्गत संचालकों का हस्ताक्षर इस बात का एक प्रमाण होता है कि उसके अंतर्गत जो भी बातें कंपनी से संबंधित लिखी गई हैं वो सत्य हैं। अब अगर हम बात करें कंपनी की पूंजी संरचना की, तो यहाँ हम देखते हैं कि कंपनी की जो पूंजी है वो अलग अलग हिस्सों में वर्गीकृत हो जाती है। सबसे पहले होती है कंपनी की अधिकृत पूंजी, यानी कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अधिकृत पूंजी जो होती है ये दो भागों में बंट जाती है। कौन कौन से दो भाग? निर्गमित पूंजी, अनिर्गमित पूंजी। अब निर्गमित पूंजी जो होती है, इशूड कैपिटल जो होती है, ये दो भागों में बंट जाती है, प्रार्थित पूंजी और अप्रार्थित पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल और नॉन कॉल्ड अप कैपिटल। अब प्रार्थित पूंजी जो है वो दो भागों में बढ़ती है, याचित और अयाचित। और उसके बाद याचित पूंजी जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है, चुकता पूंजी और अदत्त याचना। और अयाचित पूंजी जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है, आरक्षित पूंजी और
संचित पूंजी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैपिटल जो होती है कुल मिलाकर एक होती है। कंपनी का जो उद्देश्य होता है वो कुल मिलाकर ये होता है कि अपने शेयर्स उसको जनता में बेचने हैं और उनसे पैसा प्राप्त करना है। लेकिन क्योंकि इसके अपने अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग नाम से वो इकट्ठा होकर आती है कंपनी के पास, तो इसलिए कंपनी का यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोण से वर्गीकरण कर दिया गया है। वास्तव में जब हम इनके रूप को विस्तार में हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे कि अपने आप में इसमें कितनी भिन्नता है। यहाँ हम देखेंगे कि अधिकृत पूंजी क्या है। अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथराइज शेयर कैपिटल वो अंश पूंजी है जो कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है, यानी जिससे ज़्यादा के अंश कंपनी कभी भी निर्गमित नहीं कर सकती है। हमने पहले बात की पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियमों की, तो कंपनी के महत्वपूर्ण जो प्रलेख होते हैं उसमें इस बात का उल्लेख जरूर किया जाता है कि कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल यानी कि अधिकृत पूंजी कितनी होगी, क्योंकि ये एक नियम के तहत पूर्व निर्धारित कर दी जाती है और कभी भी कंपनी जो होती है इससे ज़्यादा के शेयर जनता को निर्गमित नहीं कर सकती। अब ये जो अधिकृत पूंजी है ये एक साथ कंपनी नहीं मांगती है जनता से, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे वो अपने शेयर बेचना चाहती है। तो ये जो अधिकृत पूंजी होती है ये दो भागों में बट जाती है, निर्गमित और अनिर्गमित। निर्गमित पूंजी यानी कि जितने के अंशों को कंपनी बेचना चाह रही है, जिन अंशों को कंपनी, जितने रुपए के अंशों को कंपनी बेचना चाह रही है वो निर्गमित पूंजी के अंतर्गत आता है, और जिसे कंपनी बेचना नहीं चाह रही है वो पूरे के पूरे शेयर अनिर्गमित पूंजी के अंतर पड़े रह जाते हैं। अब ये जो निर्गमित पूंजी आती है यानी जिसके अंशों को बेचने के लिए कंपनी जनता को आमंत्रित कर रही है, ये अपने आप में दो भागों में बट जाती है, याचित और अयाचित। कंपनी अपने अंशों को बेचना चाह रही है, जितने अंशों को खरीदने के लिए जनता से आवेदन आते हैं वो पूंजी याचित पूंजी कहलाती है, और जिनके लिए आवेदन नहीं आते या जो नहीं मांगी गई वो अयाचित पूंजी कहलाती है। अब ये जो याचित पूंजी है ये फिर से दो भागों में बट जाती है, एक चुकता पूंजी और दूसरा अदत्त याचना। चुकता पूंजी यानी कि जो रकम अभी तक इन मांगे गए अंशों पर मिल गई वो चुकता पूंजी, और जो अभी तक नहीं मिली वो अदत्त याचना के अंतर्गत आती है। तो ये अलग अलग प्रकार से हम यहाँ पर वर्गीकरण को देखते हैं पूंजी के। वास्तव में इनमें अपने आप में भिन्नता भी है तो ये कुल मिलाकर पूंजी के स्वरूप, लेकिन शाब्दिक इनका अगर हम अर्थ देखें और कंपनी के संचालन में इनका जो रोल होता है उसके आधार पर इसमें काफ़ी अंतर होता है। तो सबसे पहले हम इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी में अंतर देखेंगे। आइए देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। अधिकृत पूंजी एवं निर्गमित पूंजी में अंतर। आशय के आधार पर अधिकृत पूंजी पार्षद सीमा नियम में उल्लेख की गई पूंजी कहलाती है। निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग है जो जनता में बेचने हेतु जारी किया जाता है। अनिवार्यता के आधार पर पार्षद सीमा नियम में अधिकृत पूंजी की जानकारी देना अनिवार्य होता है, जबकि निर्गमित पूंजी के अंतर्गत पार्षद सीमा नियम में इसकी जानकारी देने की आवश्यकता ही नहीं होती। स्टाम्प ड्यूटी के आधार पर अधिकृत पूंजी के आधार पर ही स्टाम्प ड्यूटी देय होती है, जबकि निर्गमित पूंजी के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं होती। पंजीयन शुल्क के आधार पर अधिकृत पूंजी के अंतर्गत कंपनी की पंजीयन शुल्क की मात्रा अधिकृत पूंजी पर निर्भर करती है, जबकि निर्गमित पूंजी के अंतर्गत कंपनी के पंजीयन शुल्क का इससे कोई संबंध नहीं रहता। मात्रा के आधार पर अधिकृत पूंजी निर्गमित पूंजी से अधिक या बराबर हो सकती है, जबकि निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी से कम या बराबर हो सकती है। अधिकृत पूंजी का निर्धारण कंपनी की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि निर्गमित पूंजी का निर्धारण कंपनी की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।